हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई एम कीर्ति। आज हम जो पोयम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कुबला खान या फिर अ विजन इन अ ड्रीम अ फ्रेगमेंट। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोयम है ये। टाइटल समझाऊँ आपको तो कुबला खान कौन था? वो 13th सेंचुरी के अंदर मंगोलियन जनरल और स्टेट्समैन यानी सेनापति और राजनेता था। साथ ही चंगेज खान का ग्रैंडसन था। चंगेज खान कौन है? जिन्होंने युआन डायनेस्टी को खोजा था चाइना के अंदर। साथ ही ये मंगोल डायनेस्टी के पहले एम्परर भी बन गए थे। ठीक है, वहां पर इन्होंने 34 इयर्स रूल किया। साथ ही जो ये कुबला खान है, इसने एक समर प्लेस बनवाई थी फेमस वहां पर, जिसका रियल नेम क्या था? शांगडू। ठीक है, और इसको शुरुआत में कैपिंग के नाम से भी जाना जाता था। शांगडू का जो इंग्लिश अंग्रेजी संस्करण है, वर्जन है, उसी को कुबला मतलब सॉरी एसटी कॉलरिज की पोयम में जेनेडू के रूप में दर्शाया गया है। फिर है अ विजन इन अ ड्रीम अ फ्रेगमेंट, यानी कि विजन यानी मतलब उन्होंने अपने सपने में जो दृश्य देखे वो, अ फ्रेगमेंट यानी ये जो पोयम है ये पूरी नहीं है, ये टुकड़ा हिस्सा है। किसका? एसटी कॉलरिज के सपने का। मतलब ये जितनी भी पोयम की चीजें हैं ये उन्होंने एसटी कॉलरिज ने अपने सपने में देखी थी। ओपियम यानी कि अफीम उन्होंने खाई थी, उन्हें नींद नहीं आ रही थी, उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, जिसकी वजह से उन्होंने अफीम ली और वो गहरी नींद में सो गए। फिर उससे जब वो सोए उससे पहले वो कुबला खान के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसीलिए उन्हें कुबला खान का सपना आया, जिसमें उन्होंने ये सारी चीजें देखी। अगर इनका सपना, वो जो उनके घर पे कोई अनजान व्यक्ति आ गया था, अगर वो नहीं आता तो इनका ये जो पूरा पोयम है ये कम से कम 200-300 लाइंस में होता। अभी 54 लाइंस की ये पोयम है। ठीक है, अब पोएट के बारे में पहले जान लेते हैं। सैमुअल टेलर कॉलरिज इनका पूरा नाम है। एसटी कॉलरिज का सैमुअल टेलर कॉलरिज। इनका जन्म 1772 में हुआ और 1834 में इनकी डेथ हो गई। ये एक इम्पॉर्टेंट इंग्लिश रोमांटिक पोइट माने जाते हैं, साथ ही फिलोसोफर थे, एक क्रिटिक आलोचक भी थे, जिन्होंने रोमांटिक रिवाइवल या रोमांटिक मूवमेंट को लॉन्च करने में विलियम वर्ड्सवर्थ की हेल्प की 1798 में, जिसका नाम है लिरिकल बैलेड्स। इसको पब्लिश किया। और साथ ही ये अपने फेमस मास्टरपीस के लिए जाने जाते हैं, जिसका नाम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ठीक है, और साथ ही ये जो इनकी विजनरी यानी दूरदर्शी है कुबला खान, इसके लिए भी ये बहुत ज्यादा फेमस है। ये क्या है? रिपोर्टेडली अगर कथित तौर पर देखें तो ये ओपियम जब उन्होंने ले ली अफीम के प्रभाव में, उन्होंने ये लिखी थी, जिससे उन्हें सपना आया। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? डेवोनशायर, इंग्लैंड के अंदर। साथ ही ये एक प्रोडिगी यानी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, जिन्हें बाद में फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी से जूझना पड़ा, एंजाइटी हुई, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ और लाइफ लॉन्ग एडिक्शन हो गया इन्हें इन सब चीज़ों की वजह से, ओपियम यानी अफीम का। ठीक है, जिसकी वजह से ओपियम बार बार लेने की वजह से इन्हें कई सारी सीवर हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई। इनके साथ ही कवि विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ इनके घनिष्ठ लेकिन फिर भी अक्सर तनावपूर्ण जो मित्रता है वो रही है, जिसके साथ इन्होंने इंग्लिश रोमांटिक रिवाइवल एज की शुरुआत की। ठीक है, और इनकी डेथ कहाँ पर हुई? हाई गेट 1834 में। ये क्या है? ये हाई गेट उस टाइम पे मिडल सेक्स के अंदर एक विलेज थी, इंग्लैंड के साउथ ईस्टर्न पार्ट में, और अब ये लंदन का पार्ट है। ठीक है, और वो इंसान जिन्होंने इनको इंटरप्ट कर दिया था, मतलब ये आधा ही सपना अपना लिख पाए बाकी भूल गए, वो पूर्वलोक से आया हुआ एक व्यापारी था, जो अपने ट्रेड के सिलसिले में वहां पर आया था। ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब पूछना था उसे, इसके लिए वो वहां पर आया हुआ था। ये जो पोयम है इसमें टोटल 54 लाइंस हैं और इसमें इरेगुलर राइम स्कीम जो है वो पाई जाती है। मतलब अगर हम देखें तो पहले से फर्स्ट लाइन से 11th लाइन तक ये फॉलो करता है ए बी सी डी ई पैटर्न को। ठीक है, वहीं जो दूसरा स्टेंजा है 25th लाइन तक, वहां पर आएगा ए बी सी डी डी एफ एफ जी जी एच आई एच जे जे।
ठीक है, और ऐसे ही मतलब कंटिन्यू होता जाएगा। तो इर्रेगुलर राइम स्कीम है, इसमें कोई फिक्स नहीं है, तो आपको राइम स्कीम पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो टोटल 54 लाइन्स हैं, ये 3 स्टेंजास में डिवाइड हैं, जिसमें पहले स्टेंजा में 11 लाइन्स हैं, दूसरे में 25 लाइन है और तीसरे में 18 लाइन है। ठीक है? पहली जो 11 लाइन है उनमें बताया गया है ज़ेनेडू के अंदर जो वो पैलेस बनाना चाहता है, उसमें क्या-क्या खूबियाँ हैं, कैसे मतलब उसके बारे में पूरा उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है? सेकंड जो 25 लाइन है स्टेंजा की, उसमें रिवर और केओटिक लैंडस्केप के बारे में बताया है, और थर्ड स्टेंजा की 18 लाइन्स में बताया है डैमसेल के विज़न के बारे में और पोएट की इंस्पिरेशन के बारे में। ठीक है? तो अब हम अपनी पोएम शुरू करते हैं। In Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure dome decree where Elf the second river ran through caverns measureless to men down to a sunless sea. तो यहाँ पर जो एस.टी. कॉलरेज है वो क्या कह रहे हैं कि जो कुबला खान है उन्होंने डिक्री, उनके सपने में जो कुबला खान है उन्होंने मतलब यहाँ पर वो अपने पूरे सपने का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, आप ये समझ कर चलिए। तो वो कह रहे हैं कि कुबला खान डिक्री आदेश कर रहे हैं अपनी प्रजा अपने लोगों को ज़ेनेडू के अंदर एक डोम गुंबद पैलेस बनाने का, जिसमें सारी सुख सुविधाएं स्टेटली प्लेजर जिसमें सारी सुख सुविधाएं हो। स्टेटली प्लेजर का मतलब है एक ऐसा पैलेस जिसमें राज्य मतलब जितने पूरे राज्य में सुख सुविधाएं होती है ना, उतने सिर्फ मेरे अकेले महल में ऐसी सुख सुविधाएं होंगी। ऐसा महल बनाने का उन्होंने आदेश दिया है। वो जो ऊपर फर्स्ट फोटो में दिया हुआ है वैसा वो पूरा यहाँ पर सराउंडिंग है उसकी महल की, ठीक है, जहाँ पर एल्फ नाम की जो पवित्र नदी है वो बहती है और वो रेन थ्रू कहाँ से होकर गुजरती है, कैवर्न्स बड़ी बड़े चैम्बर्स गुफाओं से, डीप गुफाओं से, गहरी गुफाओं से, मीजरलेस टू मैन जो कि इंसान के लिए नापना नामुमकिन है, यानी इतनी गहरी है कि इंसान तो उन्हें नापने के बारे में सोच भी नहीं सकता। डाउन टू अ सनलेस सी, और वो जो नदी है वो गुफाओं से गुजरती हुई जाकर समुद्र में मिल जाती है, ऐसे समुद्र में जहाँ पर सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं आती। ठीक है, सो ट्वाइस 5 मील्स ऑफ फर्टाइल ग्राउंड। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं, कुबला खान कहता है कि मैं अपना महल कहाँ बनाऊंगा, मैं अपना महल बनाऊंगा ऐसी जगह पर जो कि ट्वाइस 5 माइल्स का मतलब है 10 मील, 5 इंटू 2 कर दो आप 10, 5 मील की 2 जगह तो 10 हो गई, 5 का डबल। तो जो जमीन 10 मील की रेडियस में फैली हुई होगी और जिसकी मिट्टी उपजाऊ होगी, यानी वो कह रहे हैं कि जो मेरा पैलेस होगा वो 10 मील के रेडियस में उपजाऊ जमीन पर फैला हुआ होगा, ताकि वहां पर अच्छे अच्छे फूल वगैरह भी मतलब घास होगी अच्छी अच्छी और मतलब सराउंडिंग अच्छी हो। और जो मेरा पैलेस है वो किससे सुरक्षित होगा, घिरा हुआ किससे होगा, वॉल्स दीवारों से और टावर से। गर्डल्ड का मतलब है राउंडेड, मतलब सराउंडेड, घिरा हुआ होगा, ठीक है, ये मतलब वॉल्स और टावर्स मेरे महल की रक्षा करेंगे। एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विद सिनुअस रेल्स, और साथ ही मेरे पैलेस के आजू बाजू में क्या होगा, गार्डन्स होंगे जो कि जिनमें मतलब बहुत ज्यादा रोशनी आती होगी, ठीक है, और सिनुअस रेल्स ये जो दूसरी पिक्चर में दिखाया गया है, छोटी छोटी पतली नालियां होती हैं, नालियां टाइप टेढ़ी मेढ़ी, तो उनको सिनुअस रेल्स बोलते हैं, स्ट्रीमलेट्स जैसी, ठीक है, तो वो वहां पर उस गार्डन में बह रही होंगी। वे आर ब्लॉसम्ड मैनी एन इंसेंस बियरिंग ट्री, इंसेंस यानी लदे हुए, जो पेड़ हैं वो मतलब बिल्कुल लदे हुए फूल पत्तों से उनको बोलते हैं, जहां पर पत्तियों से फूलों से लदे हुए पेड़ जो हैं वो उग रहे होंगे या फूल वगैरह पत्तियां खिल रही होंगी, माँ जैसे थर्ड फोटो में दिखाया है। एंड हियर वो फॉरेस्ट एंशिएंट एज द हिल्स, और वहां पर क्या होगा, जंगल उतने ही पुराने होंगे जितने की पहाड़ियां पुरानी हुई। पहाड़ियां कितनी पुरानी होती है, मतलब उनको बनने में ही लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, माउंटेन्स को, तो उतने ही पुराने वहाँ के जंगल थे, ठीक है। अनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी का मतलब है कि जब पेड़ों के बीच में गैप रह जाता है और उनसे धूप की छाया आती है तो जगह जगह पर धब्बे स्पॉट्स जैसे बन जाते हैं ना, वैसे उधर बन रहे थे। तो यहाँ पर एस.टी. कॉलरेज हमें ये बता रहे हैं कि मैंने सपने में क्या देखा कि कुबला खान ने आदेश दिया है एक ऐसा पैलेस बनाने के लिए जिसमें सारी सुख सुविधाएं हो, जहाँ पर
एल्फ नाम की पवित्र नदी बह रही थी। उन्होंने सपने में देखा बड़े बड़े चैम्बर से होके गुजर रही थी, जिन्हें इंसान नाप भी नहीं सकता, और जाके धूप ना आ रही हो ऐसे समुद्र में मिल जाती है। साथ ही उसका पैलेस 10 मील के रेडियस में फैला हुआ था, जिसकी जमीन उपजाऊ थी। उसको वॉल्स और टावर्स ने घेरा हुआ था। हाँ, वहां पर बहुत ब्राइट गार्डन्स थे जिसमें स्ट्रीमलेट्स बह रही थी। साथ ही लदे हुए फूल पत्तों से लदे हुए पेड़ थे, और जंगल उतने ही पुराने थे जितने की माउंटेन्स होते हैं, और जगह जगह पर ग्रीनरी के स्पॉट्स बन रहे थे। आगे वे कहते हैं कि बट ओ दैट डीप रोमांटिक चार्म व्हिच slanted down the green hill athwart a sudden cover. A savage place as holy and enchanted as ever beneath a waning moon was haunted by a woman wailing for her diamond lover. तो यहाँ पर पोइट क्या कह रहे हैं कि पहले जो बताया कि ये सारी चीजों से महल घिरा हुआ है वो तो थी, लेकिन ओ वह गहरी प्रभावशाली घाटी कितनी सुंदर थी, जो हरे भरे पहाड़ों को चीर के पेड़ों के बीच से काटती हुई बहती थी। यानी कि एक घाटी है, स्लैंटेड हिल है, जिसके आसपास पेड़ है। सेडर्न एक तरीके का पेड़ होता है, देवदूत का पेड़। तो वहां पर वो आसपास लगा हुआ है, मॉसेस घास फूस है, से भरा हुआ है पूरा, और उसके बीच से घाटी गुजर रही है। तो वो जगह कैसी थी? वो एक सैवेज जादुई जगह थी, जो कि पवित्र भी थी और साथ ही एन्चेंटेड यानी वाइल्ड भी थी। वहां पर ऐसा लग रहा था कि मानो वहां कोई स्त्री अर्ध चंद्र के नीचे अपने शैतानी प्रेमी के लिए रो रही है, जिसने उसे धोखा दे दिया है। उस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था जो उन्होंने सपने में देखा। ठीक है। And from this chasm with ceaseless turmoil seething, as if this earth's vast thick ponds were breathing, a mighty fountain momently was forced, amid whose swift half-intermitted burst, huge fragments vaulted like rebounding hail or chaffy grain beneath the thresher's frail. तो यहाँ पर कहा गया है कि इस घाटी से जिसमें नदी लगातार उफान मारती रहती थी, कौन सी? आल्फ नदी। कभी कभी उधर से एक फुव्वारा जैसा फूट पड़ता था, मानो धरती खुद जोर जोर से सांस ले रही हो। तो यहाँ पर पोएट क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उन घाटियों के बीच से जो नदी बह रही थी, उसमें से हमेशा एक कभी ना खत्म होने वाली आवाज आती रहती थी। अ माउंटेन फाउंटेन मोमेंटली वाज फोर्स का मतलब है कि उससे जो हमेशा एक झरना या फुव्वारा पानी का जो फूटता रहता था, उससे हमेशा आवाज आती रहती थी, तो जिसको सुनकर ऐसा लगता था कि मानो जो धरती है वो गुस्से में जोर जोर से सांसें भर रही हो, आहें भर रही हो। विद सीजलेस टर्मोइंग सीथिंग का मतलब उस विमेन के लिए आया है कि वो उसको कितना दुख दर्द पीड़ा है जो कभी ना खत्म होने वाली है। ठीक है। अमिड हु स्विफ्ट यानी अब वो पानी का अप एंड डाउन मोशन चल रहा है, और वो पानी क्या कर रहा है, वो जो फुव्वारा है पानी का, मतलब वो जैसे हम एक इमेजरी लगाते हैं, ऊपर से झरना नीचे गिर रहा है, नीचे पत्थर वगैरह हैं, झाड़ियां हैं, तो वो फुब्बारे की तरह उछल रही हैं। तो जिस तरीके से एक थ्रेशर क्या करता है, फसल काटने का जो थ्रेशर होता है, तो वो जो अनवांटेड ना चाही जो वस्तुएं हैं, कंकड़ पत्थर जो भी हैं, जैसे उन्हें बाहर फेंक देता है, वैसे ही जो वो पानी है वो अपने अंदर की जो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं उन्हें चने के दानों की तरह बाहर फेंक रहा है। मतलब थ्रेशर यही तो करता है, ग्रेन्स को अलग कर देता है और उसमें जो बाकी गंदगी होती है उसे अलग कर देता है। वैसे ही पानी जो है वो क्या कर रहा है, अपने अंदर से जो पत्थर वगैरह है उन्हें अलग कर रहा है, चट्टानों को अलग कर रहा है। And mid these dancing rocks at once and ever it flung up momently the sacred river 5 miles meandering with a mazy. वो जो फुव्वारा नीचे चल रहा है, झरने से गिर के नीचे वो जो चट्टानों को ऊपर उछाल रहा है, बाहर फेंक रहा है, वो अपना ये प्रोसेस रिपीट करते करते कुछ समय के लिए उस पवित्र नदी के पानी को भी उछालने लग जाता है। मतलब इमेजरी दिखाई गई है जो कि बहुत प्यारी लग रही है। हवा में उन्हें उछाल देता है, वो कौन? पवित्र नदी का पानी। कौन? वो जो फुव्वारा है, फ्लंग अप मोमेंटली, धीरे धीरे उछाल देता है। 5 miles meandering with a mazy through wood and dale the second river ran, then reached the caverns measureless to man and sank in tumult to a lifeless ocean. ये जो
इन चट्टानों को उछालते हुए ये जो फव्वारा है वो कुछ पलों के लिए पवित्र नदी के पानी को भी हवा में उछाल देता था। अब फिर ये जो पवित्र नदियां हैं ये जंगलों और खेतों से होकर 5 मील तक धीमी टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार राह पर बहती थी, इससे पहले कि वह किसमें मिल जाए, अविश्वसनीय रूप से गहरी गुफाओं तक पहुंचती और तेजी से शांत सागर में समा जाती। सिंपल तरीके से पोएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो सेकंड रिवर एल्फ है वो जंगलों और घाटी से 5 मील तक धीरे धीरे टेढ़े मेढ़े चलती हुई उन गुफाओं तक पहुंचती है जिन्हें इंसान नाप नहीं सकता, जो फोटो में दिखाई गई है, जो कि बहुत बड़ी है। और वो ऐसे करते करते वो कहाँ तक पहुंच जाती है, शोर करती हुई लाइफलेस ओशियन में मिल जाती है, यानी महासागर में मिल जाती है और शांत हो जाती है। जो जो अब तक की शोर कर रही थी, फिर उनकी आवाज नहीं आती। तो एक इमेजरी दिखाई है इन्होंने ज्यादातर पूरे में कि यहाँ से आ रही है, वहां से आ रही है, फव्वारा चल रहा है, अ, चने की दाने की तरह जैसे थ्रेशर उछाल देता है वैसे ही पत्थरों को उछाल रहा है। पूरी इमेजरी है सपने में, ठीक है। एंड मिड दिस tumult कुबला खान heard from far ancestral voices professing war। अब उनकी जो ये क्रिएटिविटी है सपने को पोयम में चेंज करने की, वो डीपेस्ट लेवल पर पहुंच गई है इमेजिनेशन की, पर जहां पर वो ह्यूमन क्रिएशन मतलब ह्यूमन क्रिएटिविटी और डिवाइन क्रिएटिविटी को कंबाइन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो नदी शोर करती हुई समुद्र की आवाज में मिल जाती है, उसके साथ ही कुबला खान को सुनाई देती है उसके मरे हुए एंसेस्टर्स की भविष्यवाणी। प्रोफेसिंग एंसेस्ट्रल यानी जो मरे हुए उनके एंसेस्टर्स हैं, वो उनकी आवाज जो कि प्रोफेसाइजिंग यानी भविष्यवाणी कर रहे हैं आने वाली वॉर, फ्यूचर में होने वाली वॉर की, ठीक है। मतलब वो उसे संकेत दे रहे हैं कि आगे कौन कौन सी वॉर हो सकती है। द शेडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड midway on the waves, where was heard the mingled measure from the mount fountain in the caves. It was a miracle of rare device, a sunny pleasure dome with caves of ice। कुबला खान के आनंद महल की जो छाया है, मतलब ये जो डोम की शेडो है, वो लहरों के ऊपर बन रही थी और गुफाओं से बहते पानी की आवाज के साथ साथ फव्वारे की आवाज भी सुनाई दे रही थी, ठीक है। यह वास्तव में एक चमत्कारी स्थान था। कुबला खान का आनंद महल धूप से जगमगाता था और उसमें बर्फीले गुफाएं भी थी। रेयर डिवाइस यहाँ पर किसको कहा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है, मतलब जो कुबला खान का महल है उसमें धूप भी अच्छे से आती है और साथ ही जो आइस की केव्स गुफाएं भी हैं। तो ये एक मिरेकल डिवाइस है, यानी कि गर्मी भी हो रही है सर्दी भी हो रही है, दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें रख दी हैं, ठीक है। तो ये मेन लाइन है। रेयर डिवाइस किसको कहा है, सनी प्लेजर डोम और आइस केव्स को। A damsel with a dulcimer in a vision once I saw. It was an Abyssinian maid, and on her dulcimer she played। तो यहाँ पर अब वो अपने ड्रीम की बात कर रहे हैं कि उन्होंने एक डैमसेल मेडन गर्ल कुआरी लड़की को देखा जो कि डुल्सिमर बजा रही है, जैसा कि फोटो में दिखाया गया है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही है। और वो कहाँ से है, वो एक एबिशिनियन गर्ल है, यानी कि अफ्रीका की ब्लैक रेस से है, प्रोबेबली फ्रॉम एथियोपिया, ये जगह का नाम है। तो सिंगिंग ऑफ माउंट अबोरा, वो क्या कर रही है, डुल्सिमर को बजा रही है और माउंट अबोरा के गाने गा रही है, जिसका मतलब है गाने गा रही है फॉर द रिवर ऑफ अकबरा, ठीक है, जो कि मिल जाती है इन द रिवर नील। कुड आई रिवाइव विद इन मी हर सिम्फनी एंड सॉन्ग टू such a deep delight that would win me, that with music loud and long I would build that dome in air, that sunny dome, those caves of ice। तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि काश मैं भी उस लड़की की तरह म्यूजिक मतलब म्यूजिक को सीख पाता और सिम्फनी यानी सुरीला स्वर होता मेरे पास, उस लड़की की तरह स्किल्स होती और मैं भी ये डैमसिल लड़की की तरह क्या करता, म्यूजिक बजा पाता। He would have built the dome like the pleasure dome of कुबला खान। मतलब अब वो एक अपनी कामना रख रहे हैं कि मैं भी क्या करता, फिर मैं भी कुबला खान की तरह ही एक प्लेजर डोम बनाता, हवा में बनाता मैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक वो इम्पॉसिबल आर्टिफैक्ट जो है उसकी कामना कर रहे हैं, उसको बनाने की, कलाकृति बनाने की। तो वहां से मैं जब वो बना लेता तो लोग क्या करते, हवा में जब मैं बना लेता जिसमें सनी डोम, धूप भी आती और आइस की केव्स भी होती,
And all who heard should see them there, and all should cry, beware, beware, his flashing eyes, his floating hair. Weave a circle round him thrice, and close your eyes with holy dread for me on honeydew hath fed, and drunk the milk of paradise. तो यहाँ पर कहा गया है कि मैं जब ये कलाकृति बना लेता हवा में, तो लोग उसे उन्हें देखते ऐसा करते हुए उसकी तरफ उनके कार्यों की तरह अटेंशन उनके कार्य जब वो ऐसा बना देते हवा में महल, तो उनके कार्यों की तरफ वो अटेंशन पे करते और कहते कि उनकी अट्रैक्टिव आईज, ब्यूटीफुल हेयर को अप्रिशिएट करते, चीखते चिल्लाते कि देखो देखो, सावधान हो जाओ, वहां पर देखो फ्लैशिंग आईज और फ्लोटिंग हेयर वाले एस्ट्री कॉलरिज को। और साथ ही वो क्या करते, ऐसा कहते कहते उनके थ्राइज तीनों ओर एक सर्किल क्रिएट कर लेते, घेरा बना लेते। तीन तरफ क्यों? क्योंकि एक तरफ तो नदी बह रही है, ठीक है, किनारे पर ही तो बनाया है। वीवा सर्कल अराउंड हिम का मतलब है जब वो ऐसा घेर लेते, तो इसका मतलब है कि वो उनकी पोइट्री की तारीफ करते, इसको 3 बार पढ़ के, और हर टाइम वो एक डीपर लेवल पर जाते। फिर वो सब क्या करते, वो अपनी आंखों को बंद करते डर से, जिसका मतलब है कि वो अपनी मतलब इनकी पोयम को पढ़ के इमेजिनेशंस में चले जाते। मतलब इतना रोमांचित कर देती वो पोयम इन्हें, ये पोयम इन्हें, कि वो इमेजिनेशंस में चले जाते। और फिर वो लोग जब सोचते कि एक जो इम्पॉसिबल चीज है हवा में डोम क्रिएट करने वाली, इन्होंने जब ऐसा कर दिया है, तो वो इन्हें कोई आम इंसान नहीं, बहुत खास इंसान मानते। मतलब वो समझते हैं कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने देवताओं का भोजन खा लिया है और स्वर्ग का दूध पी लिया है, मिल्क ऑफ पैराडाइज। यानी ये एक ऐसा इंसान है जिसे स्वर्ग का दूध जिसने पिया है, तभी तो उसने हवा में महल बनाया है, वरना कौन बना सकता है। तो उसे एक स्वर्गीय जीव समझते, जिसने मधुर रस चख लिया है और स्वर्गीय अमृत का पान कर रखा है। तो वो डरते थे इनसे कि कहीं उन पर भी ये कोई जादू ना चला दे। तो एक प्राकृतिक, नेचुरल और पराप्राकृतिक, सुपर नेचुरल जो है, उसका एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाया है। और पोएम की जितनी भी लाइंस हैं वो एक मिस्टीरियस, थोड़ी विचित्र, तथा एक तरीके से हॉन्टेड, भयावह जो सराउंडिंग है, वातावरण है, उस पर जोर देती हैं। तो ये उनका एक मतलब एक ड्रीम का पार्ट है, पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने पूरा अपना एक सपने में देखा था कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। 3 पार्ट में बांट दिया है कि पहला तो उनका पैलेस कैसा था, फिर दूसरे में बताया गया है कि कौन-कौन सी चीज़ें वहाँ पर थीं। तीसरे में फिर उन्होंने गॉड लाइक क्वालिटीज़ की थोड़ी बहुत बात कर दी है, ठीक है? तो यही थी पोएम। मैंने वैसे आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश करी है, फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड बाय।